हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में कल 6 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किए जाने और लगातार फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान ने दुनिया के मुल्कों से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ईरान ने यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्कों के इंस्टीट्यूशंस और कुछ लोगों के खिलाफ टेररिज्म का इल्जाम लगाते हुए पाबंदियां लगाई हैं। अब तक अमेरिका की तरफ से ईरान और दूसरे मुल्कों के खिलाफ पाबंदियों की खबर आती थी। अब यही काम ईरान जवाबी तौर पर कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद अमेरिकी फौज को टेररिस्ट होने का ऐलान किया था। इसी बीच अमेरिका में सऊदी अरब के खिलाफ 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट हमलों में मारे गए लोगों की तरफ से तहरीक शुरू की गई है। उन हमलों में अमेरिका के मुताबिक 19 अलकायदा मेंबर्स में से 15 सऊदी अरब के शहरी थे। उधर अमेरिका में सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर फिर से गौर किया जाना अच्छी बात है। हाल में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में कुछ कड़वाहट पैदा हुई है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। खबर है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के बढ़ते हमलों की मजम्मत की है और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के क्राइम्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल कार्रवाई की मांग की है। कल ट्यूसडे देर शाम जारी बयान में नासिर कानानी ने दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के मामलों पर अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के पाखंडी और दोहरे रुख की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि काबिज इजराइल को उनकी बिना शर्त सपोर्ट और मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ उसके जरिए हर दिन किए जाने वाले जुल्म इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की सबसे बड़ी मिसाल है जो लगातार दहाइयों से जारी है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली जुल्म और टेररिज्म की सरगर्मियों के लगातार जारी रहने की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें नाबलस पर घेराबंदी और हमले शामिल हैं, कानानी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिलिस्तीन में इजराइल के कत्लेआम की मजम्मत करने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने अल कुद्स, जेनिन और नाबलस में फिलिस्तीनी लोगों, खासतौर से जवानों के बहादुरी भरे रेजिस्टेंस की तारीफ की और इजराइल के कब्जे से फिलिस्तीन की पूरी आज़ादी तक ज़ायोनी हुकूमत के खिलाफ फिलिस्तीनी जद्दोजहद के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की अपील की है। कल हमने आपको खबर दी थी कि नाबलुस में इजरायली फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप लॉयंस डेन के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया और तकरीबन 20 को जख्मी कर दिया। एक और वाक़ये में एक और फिलिस्तीनी मारा गया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि जो भी इजराइल को चोट पहुंचाएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से भी आने वाले वक्त में जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी गई हैं। इजरायली फौज ने 11 अक्टूबर से नाबलस पर सख्त घेराबंदी की हुई है। शहर में दाखिल होने वाले रास्तों को फौजी चौकियों और मिट्टी के टीले बनाकर बंद किया गया है, जबकि इजरायली ड्रोन लगातार नाबलस पर मंडरा रहे हैं। नाबलस की घेराबंदी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप लॉयंस डेन के जरिए शहर के पास किए गए एक गोलीबारी के हमले के बाद हुई, जिसमें एक इजरायली फौजी मारा गया था। इजराइल का कहना है कि घेराबंदी अगले फैसले तक जारी रहेगी। शहर में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वेस्ट बैंक के लिए काफी अहमियत है। इजरायली फौज भी हाल ही में वेस्ट बैंक में खासतौर से जेनिन और नाबलस शहरों में रात भर छापेमारी और हमले कर रही है, जहां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मिलिटेंट्स के नए ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से लॉयंस डेन भी शामिल है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अगस्त में गाजा पर इजराइल के 3 दिन के हमले के दौरान 51 फिलिस्तीनियों समेत साल के शुरुआत से वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस के जरिए कम से कम 175 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है और गाजा पट्टी को घेरा हुआ है। तेहरान से एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने टेररिज्म और टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के इल्जाम में यूरोपीय यूनियन में बहुत से इंस्टीट्यूशंस और लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। आज फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बार फिर ईरान के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने और यूरोपीय यूनियन की तरफ से 17 अक्टूबर को लगाई गई पाबंदियों को एक बार फिर से खारिज कर दिया और सख्त मजम्मत की है। इसके जवाब में ईरान ने यूरोपीय यूनियन के अंदर कई लोगों और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई टेररिज्म, गड़बड़ी और नफरत को बढ़ावा देने और
उकसाने जिससे दंगे हुए हैं, ईरान के लोगों के खिलाफ हमले, टेररिस्ट सरगर्मियां और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। ईरान ने जिन इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदी लगाई है उनमें फ्रेंड्स ऑफ फ्री ईरान, इंटरनेशनल कमेटी इन सर्च ऑफ जस्टिस, स्टॉप द बॉम्ब, जर्मनी रेडियो डॉयचे वेले की फारसी यूनिट, रेडियो फ्री इंटरनेशनल RFI फारसी, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट रेसिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म, कार्ल कोल्ब कंपनी और रायन बायर्न फहरज़ेगबाऊ कंपनी शामिल है। ईरान के जरिए ब्लैक लिस्टेड लोगों में इंटरनेशनल कमेटी इन सर्च ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट अल्जो विडाल क्वाड्रास, फ्रेंड्स ऑफ फ्री ईरान के को प्रेसिडेंट जेवियर जारजालेजोस और मिलन अजवर, यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर चार्ली वीमर, जान जहरादिल, हेलमोट गेवकिंग और हरमन टर्श शामिल हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली के मेयर हबीब, फ्रांस के विले पिंटे मैटिन वेलेटन के मेयर, पेरिस के पहले ज़िले के मेयर जीन फ्रैंकोइस लेगारेट, जर्मनी के बिल्ड अखबार के मौजूदा और साबिक एडिटर्स जोहानसन बोयेंड और एलेक्जेंड्रा बुर्जबेक भी शामिल हैं। ईरान सरकार के जरिए ब्लैक लिस्ट में शामिल लोगों को वीजा हासिल करने या ईरान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है और ईरान में उनकी प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक सरकार को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ईरान सरकार के जरिए ब्लैक लिस्ट में शामिल लोगों को वीजा हासिल करने या ईरान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है और ईरान में उनकी प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक सरकार को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले ईरान ने टेररिज्म को सपोर्ट करने, हंगामे भड़काने और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने के लिए कई ब्रिटिश लोगों और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जवाबी पाबंदियां लगाई थीं। उस वक्त जारी बयान में 3 इंस्टीट्यूशंस और 9 लोगों के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई थीं। ईरान के जरिए जिन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदी लगाई गई है उनमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर NCSC और सरकारी टेलीकॉम हेडक्वार्टर के साथ साथ वोलेंट मीडिया, ग्लोबल मीडिया और DMA मीडिया और ईरान मुखालिफ टीवी चैनल BBC फारसी और ईरान इंटरनेशनल शामिल हैं। इसी बीच अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों में मारे गए लोगों के फैमिली मेंबर्स ने सऊदी अरब की खून से सनी हुई तारीख यानी हिस्ट्री को मिटाने की चल रही कोशिशों के खिलाफ वहां एक नई कैंपेन शुरू की है। जस्टिस एडवोकेसी ग्रुप ने कल फ्लोरिडा में एक एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तहार जारी किया है जिसमें LIV गोल्फ की मजम्मत की है, जो एक पेशेवर गोल्फ टूर है जिसे सऊदी अरब के फंड से सपोर्ट किया जाता है। न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब ने जुलाई में एक LIV गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। 9/11 जस्टिस एडवोकेसी ग्रुप ने मियामी में ट्रंप नेशनल डोरल गोल्फ क्लब में एक और टूर्नामेंट करने की LIV गोल्फ के प्लान का इश्तहार जारी किया है जो फ्राइडे से शुरू होने वाला है। 9/11 के हमलों में मारे गए लोगों के घर वालों ने गोल्फ टूर को रियाद की तरफ से अपने गुनाहों को खेलों के जरिए धोने के अमल को स्पोर्ट्स वॉशिंग कहते हुए सऊदी अरब के कई और मजालिम का भी जिक्र किया है जो कि सऊदी अरब ने अपने शहरियों और दुनिया भर में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। इस इश्तहार में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के 2018 में इस्तांबुल में किए गए कत्ल का भी जिक्र है। इस इश्तहार में कहा गया है कि सऊदी तेल के मुनाफे का इस्तेमाल गोल्फ एग्जीबिशन के लिए कर रहा है इस उम्मीद में कि आप खवातीन पर जुल्म करने, जर्नलिस्ट को कत्ल करने और 9/11 के टेररिस्ट को सपोर्ट करने की उसकी पॉलिसी से आपका ध्यान भटकाया जा सके। जस्टिस एडवोकेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट ब्रैड ईगलसन, जिनके फादर ब्रूस ईगलसन की टेररिस्ट हमलों में मौत हो गई थी, ने कहा है कि ये इस साल अपने गोल्फ कोर्स में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कराया जाने वाला दूसरा LIV टूर्नामेंट है और यह दर्दनाक और हकीकत में अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर इस हमले में सऊदी सरकार के जिम्मेदारों की हिस्सेदारी के सबूत इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकते। 9/11 हमले को अंजाम देने वाले 19 जहाज़ों को हाईजैक करने वालों में 15 सऊदी अरब के शहरी थे। हालांकि सऊदी अरब ने लंबी मुद्दत से हमलों में किसी भी रोल से इनकार किया है जिसमें तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे। उधर हाल के दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में आ रही खटास के बारे में अमेरिका में सऊदी अरब की एम्बेसडर प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर ने कहा है कि
दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का फिर से जायजा लिया जाना एक पॉजिटिव कदम है। अमेरिका के CNN टेलीविजन के साथ इंटरव्यू के दौरान प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर ने ओपेक प्लस मुल्कों के जरिए 2 मिलियन बैरल रोजाना तेल की प्रोडक्शन कम करने के फैसले पर बाइडेन सरकार के जरिए दिए गए बयानात का जवाब देते हुए ये बात कही। अमेरिका ने कहा था कि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का फिर से जायजा लेना चाहता है। बिन्त बंदर ने कहा कि ये मुल्क वो मुल्क नहीं है जो 5 साल पहले था या 10 साल पहले का सऊदी अरब नहीं है। रीमा बिन्त बंदर का इंटरव्यू कल ट्यूसडे को टेलीकास्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक जवान आबादी हैं, हमारे पास एक जवान लीडरशिप है और हमारे पास दुनिया के साथ जुड़ने की ख्वाहिश और मकसद है जैसा हमने पहले कभी नहीं किया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बाइडेन सरकार के ओहदा संभालने और फॉरेन पॉलिसी के कई कदम उठाने के बाद से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात इनस्टेबल रहे हैं। इनमें सऊदी अरब और UAE को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर फौरन रोक लगाना, ईरान की सपोर्ट वाले यमन के हूथियों को टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट से हटाना और ईरान न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने की कोशिश करना शामिल है। अपने इंटरव्यू में प्रिंसेस रीमा ने कहा कि ये साफ है कि दोनों मुल्क इख्तलाफ के नुक्ते पर हैं। अलग राय रखना ठीक है, हम अब से पहले भी इख्तलाफ कर चुके हैं और हम पहले एक राय भी रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते की कीमत को पहचानना अहम है। उन्होंने कहा कि ओपेक का तेल प्रोडक्शन कम करने का फैसला सियासी नहीं बल्कि कारोबारी है और 40 और 50 साल की मैपिंग की बुनियाद पर लिया गया है। आपने देखा कि एक तरफ ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कदम जमाकर अपने फैसले ले रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के खिलाफ पाबंदियां लगाना और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शामिल है। दूसरी तरफ अब सऊदी अरब भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सऊदी अरब की अमेरिका में एम्बेसडर ने साफ कहा है कि अब उनका पहले जैसा मुल्क नहीं है, यानी सऊदी अरब साफ कह रहा है कि वो अब सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करके नहीं रहना चाहता। आने वाला वक्त काफ़ी दिलचस्प हो सकता है जब सऊदी अरब अमेरिका से दूर होकर पड़ोसी मुल्क ईरान से ताल्लुकात बेहतर कर सकता है। बगदाद में दोनों मुल्कों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इराक में हुकूमत बनने के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में लंबी मुद्दत तक रहना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।